हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग लगातार जो एग्ज़ाम अमृत के नाम से सीरीज चला रहे हैं, आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं। अगले सीरीज का आगाज़ हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन पिछले सीरीज को नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी बताए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग अगले सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं और अगले सीरीज में आज जो है सेकेंड डोज है और सेकेंड डे है सिविक्स के डोज का। सिविक्स का डोज चल रहा है अभी और इस तरह के क्वेश्चन इसमें लिए जा रहे हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ऐसे प्रश्न लेकर के आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले सीरीज में भी हमने फर्स्ट डेज में भी हमने यही विचार करने वाले प्रश्न के बारे में डिस्कशन किए थे। आज फिर पहले प्रश्न से आगाज वही हुआ है कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन पर विचार करिए। दो कथन है और इन दोनों कथनों में कौन सत्य है, इसकी सत्य और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें पहला है, कहता है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को, दलित मतलब समझ रहे हैं, अनुसूचित जाति, दलित को अनुसूचित जनजाति, मंदिर में प्रवेश करने से या पढ़ने से या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब ये जो है संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कोई भी दलित वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सम्मान है और सबको एक समान नज़र के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। चलिए, यदि दूसरा कथन है, कहता है समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। समानता के सिद्धांत का हनन, समानता कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है और कोई निम्न अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि कोई उच्च जाति का व्यक्ति है और कोई नीच जाति का व्यक्ति है। यदि नीच जाति के व्यक्ति को उच्च जाति के व्यक्ति के अधिकार के समान नहीं माना जाता है तो अनुच्छेद 15 का वो सहारा ले सकते हैं। और हम लोग जानते हैं इक्वलिटी राइट जो है, समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णन आपको मिलता है समानता या समता के अधिकार का। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी भी दलित वर्ग के, एससी के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से, स्कूल में पढ़ने से या सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल करने से यदि रोका जाता है तो वो अनुच्छेद 15 के तहत वो सहारा से ले सकते हैं, अपने अधिकार की समानता का बचाव कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं? तो न्यायपालिका के दायित्वों में से निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं? विवादों का निपटारा करना। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के प्रश्न जो है यदि आपको बिठा जाए तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न है कुछ नहीं, थोड़ा टाइम टेकन का प्रश्न है। और यदि इन सारी बातों को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। कहता है विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका का दायित्व है, न्यायपालिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करे। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। विवादों का निपटारा करने, जैसे मान लेते हैं कि दो राज्यों या राज्य या केंद्र, दो राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है तो उनके विवादों का निपटारा करेगा कौन? न्यायपालिका। यदि राज्य और केंद्र के बीच डिस्प्यूट है किसी मामले को लेकर के, है ना, झगड़ा है, तो उसको भी, उन विवादों को भी निपटारा करेगा। या एक ही राज्य में यदि कोई बातों को लेकर के डिस्प्यूट है तो वो उस पर भी विवादों का निपटारा करने का दायित्व किसको है? न्यायपालिका को है। न्यायिक समीक्षा करना, बिल्कुल न्यायिक समीक्षा करना। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को एक छोटे से अपराध के लिए एक बड़े मुकदमा दायर किया जाता है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करेगा और न्यायिक समीक्षा के तहत जो प्रावधान होंगे, उनके जो दोषी के लिए जो प्रावधान होंगे उसी के तहत उनको क्या किया जाएगा? उनको दंडित किया जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा करता है न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है। कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षक तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कानून का रक्षक कौन है? न्यायपालिका है, ये भी बात सत्य है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करना, ये मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे क्या? मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, ये आपको बताना है। तो हाँ, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और उसकी रक्षा भी करना न्यायपालिका का दायित्व है। संविधान के संरक्षक का कार्य करना, ये भी उनके दायित्व है। तो इनमें से सारे के सारे ऑप्शन जो है सत्य है और इन सारे के सारे दायित्व जो है न्यायपालिका के पास है और इन सारे दायित्वों को पूरा वो कर सकती है। चलिए, तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिकों, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दो राज्य के बीच यदि डिस्प्यूट है, दो राज्यों के बीच यदि डिस्प्यूट है या विवाद है, केंद्र और राज्य के बीच भी यदि डिस्प्यूट है, तो वो उस स्थिति में न्यायिक व्यवस्था जो है नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य, जैसे मान लेते कि कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ऐसे कह सकते हैं। तो दो राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। बिल्कुल, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये भी बात सत्य है। दूसरा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि संसद द्वारा पारित, मान लेते हैं कि इसको इस तरह से समझें कि यदि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन यदि करता है, अपोजिशन करता है, तो न्यायालय उसे उस हद तक या पूरे शून्य घोषित कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि संसद कोई कानून बनाती है और वो
वो कानून जो है, वो अधिनियम जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन यदि करता है या जहाँ तक करता है तो वहाँ तक या पूरे को जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है जहाँ तक वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है वहाँ तक। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल, दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो सत्य चुनने का रहा था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 और 2 दोनों। मतलब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए आप किस तरह के प्रश्न हैं। आप भी जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के कन्फ्यूजन आपके मन में पैदा होती होगी, लेकिन इन सारे प्रश्नों को लेकर के आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का एक प्रयास है। चलिए इसमें अगले प्रश्न में क्या कहता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित, क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है मौलिक अधिकार? कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। क्या ये बात सत्य है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार, कोई भी नागरिक का यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अधिकार रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की वो रक्षा करे यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो दोनों ही जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसा किया जा सकता है, नहीं, ऐसा दोनों न्यायालय में किया जा सकता है। और भी देखिए, तो ये तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि ये कहता है कि लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। उच्च न्यायालय भी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वो रक्षा करता है। दूसरा कथन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हाँ है, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद जिसको कहते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों, स्वास्थ्य का अधिकार भी जो है इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सही सत्य है। इसका मतलब आप कथन नंबर 2 सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको हम एक बातें बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत, कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार निहित है, मतलब शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में, कब, 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब राज्य सरकार जो हम लोग को हर घर नल का जल जो दे रही है, अभी बिहार में 7 निश्चय योजना खत्म हुआ है, 7 निश्चय योजना 2 चल रहा है। तो 2024 तक लक्ष्य है, सरकार को 2024 तक लक्ष्य है कि सारे राज्यों में, पूरे देश में और प्रत्येक घर को 24 आवर जल उपलब्ध, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का ही देन है। मतलब, और जो अभी हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी, जो कार्बन शून्य उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत की तरफ से, कब तक, 2070 तक, मतलब इतनी प्रदूषित हो गई है वायु, उसको शुद्ध वायु में बदलने के लिए जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो प्रावधान है, जो सरकार जो इलेक्ट्रिक की ओर अग्रसर हो गई है, सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हो गई है, तो शुद्ध वायु देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है।
ऐसा 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिए थे। तो इसमें कथन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? कहता है कि असत्य है। तो असत्य कौन है? एक है कि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं अपने किसके लिए? अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कहने का मतलब निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार क्या होता है? देखिए, निजता कहने का मतलब हुआ कि जैसे व्हाट्सएप से संबंधित कुछ बातें इसमें हुआ था। व्हाट्सएप से संबंधित क्या कि व्हाट्सएप का कहना था कि व्हाट्सएप पर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनके डेटा को सीधे फेसबुक के साथ या फेसबुक के साथ शेयर किए जाएंगे। उनके जितने भी डेटा हैं उसके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसी के संबंध में प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक्ट निजता के अधिकार के तहत निजता के अधिकार को उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 21 को शामिल कर करके रोका गया। ऐसा कहा गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी के मतलब प्राइवेसी को ओपन नहीं किया जा सकता। वही हुआ राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। किसी के कोई भी व्यक्ति को अपना एक प्राइवेसी का मतलब होता है, वो उसी के तहत और स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तो इसी संबंध में राइट टू प्राइवेसी लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना अंतिम निर्णय दिया था। और भी जानिए कि अनुच्छेद 21 का ये क्या है। तो अनुच्छेद 21 के ए के तहत ही, मतलब कहने का अर्थ हुआ अनुच्छेद 21 का ये के बारे में हम लोग विशेष से जान रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी जानकारी मिलता है अनुच्छेद 21 में। पहली बात, मौलिक अधिकारों के संबंध में भी जानकारी मिलता है अनुच्छेद किसमें? 21 में। और 21 के क में कहने का मतलब 21 के क में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित है, निःशुल्क तथा अनिवार्य, कैसा? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। एक कब कहा गया था? तो 86 मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। 86वां संविधान संशोधन। तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21, पहली बात। फिर हम लोग चलते हैं शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ये हो गया। और प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। ये भी अनुच्छेद 21 है। मतलब अनुच्छेद 21 का दायरा कहें तो अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत ही लंबे चौड़े हैं। अभी तक हमने 21 के दायरा देखे हैं और भी आने वाले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा कथन पर विचार करने वाले ही प्रश्न है। कहता है शक्तियों के पृथक्करण। पृथक्करण कहने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका, किसके किसके? विधायिका, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। बिल्कुल, शक्ति, तीनों के शक्ति जो हैं अलग अलग हैं। मतलब कार्यपालिका का शक्ति अलग है, न्यायपालिका की शक्ति अलग है और विधायिका की शक्ति अलग है। तीनों की शक्तियां ही अलग अलग हैं। तो कहता है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। बिल्कुल, मतलब न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, इसके काम में कोई दखल नहीं दे सकते हैं। फिर है, कहता है कि शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, रुक जाइए। चलिए, नहीं रोक पाते हैं। हाँ, तो कहता है शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। क्या ये भी कथन सत्य है?
तो मेरे प्यारे साथियों, केवल असत्य कथन को चुनने कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कथन दूसरा असत्य है, ऐसा नहीं है, नहीं रोक पाते हैं। कथन एक जो है, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये असत्य है। कैसे? शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका कहने का मतलब जो संसद में कानून बनाते हैं वो विधायिका हुए, विधि बनाते, विधि का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका कहने का मतलब जो कानून बना, जो योजनाएं पारित हुई और उसको क्रियान्वयन जो कराते हैं, तो वो कार्यपालिका हो गए। कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? तो कार्यपालिका में जितने भी अधिकारी हैं वो सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और मंत्रिपरिषद ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं, तो विधायिका कहने का मतलब जो कानून बनाए, कार्यपालिका कहने का मतलब जो कार्यों का क्रियान्वयन कराएं। जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगा सकती है। मतलब यहाँ क्या कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। नहीं रोकेंगे, ऐसा है अधिकार न्यायपालिका के पास, रोक लगाती है। साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। अतः दूसरा कथन असत्य लिखा गया है। कठोर कदम भी उठाएगी और क्या करेगी? उसके शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक भी लगाएगी। ये न्यायपालिका का कर्तव्य है। तो कथन 2 असत्य है, कथन 1 क्या है? सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल असत्य को चुनने का है ऑप्शन नंबर बी। चलिए जानते जाइए, आगे है कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फिर कथन पर विचार करना है। क्या है? भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है? तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कानून पर अंतिम अधिकार जो होता है, किसी भी न्याय पर अंतिम अधिकार जो होता है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई निचली अदालत जो है या उच्च न्यायालय जब कोई निर्णय दे देता है और उस निर्णय से यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं। इसका मतलब है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मतलब यहाँ से कोई भी सपोज दैट कि कोई व्यक्ति को सज़ा हुई, मौत की सज़ा हुई और उच्च न्यायालय सुना दिया, तो वो अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय उनकी सज़ा को, मौत की सज़ा को माफ़ करते हैं तो सारे जो निर्णय थे उच्च न्यायालय की वो खत्म हो जाते हैं। तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सत्य बात है। कथन 1 सही है। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे अभी देखिए अभी चल रहा है हिजाब का मामला, कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ऐसा कहा है कि हमारे ड्रेस कोड के अंतर्गत हिजाब नहीं आता है। तो इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेने के लिए कौन, तो देखिए कांग्रेस के नेता हैं, वकील भी हैं, जयराम रमेश, नहीं उनका नाम नहीं आ रहा याद। तो वो गए और बोले कि ये तो व्यक्ति के राइट टू फंडामेंटल का उल्लंघन है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी नागरिक के अधिकार को कैसे रोक सकती है धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कहना था क्या कि अभी सुनवाई तो करने दी जाए, सुनवाई करके वो लौटेंगे, उच्च न्यायालय को सुनवाई करने दीजिए, क्या क्या सुनवाई करते हैं उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1991 में सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार 1991 में गए और शुद्ध जल और शुद्ध वायु के लिए जनहित याचिका दायर किए और उसमें अनुच्छेद 21 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय शुद्ध जल और शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए आदेश भी किया। चलिए, तो यही कहने का मतलब हुआ मेरा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दोनों, हमको लगता है दोनों कथन क्या है, आप अपना मत दीजिए, दोनों में से कौन सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब कहता है कि, कहने का मतलब कि कोई निचली अदालत यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई निर्णय देता है तो वो बाध्यकारी है और सर्वोच्च न्यायालय उसके आदेश को निरस्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अतः दोनों कथन सत्य है और यहाँ पर चुनने किसको कर रहा है, असत्य को। तो दोनों कथन सत्य है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए न तो एक और न ही दो असत्य हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल विचार करिए। कहता है स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील कब से शुरू किया गया है, मिड डे मील, और मिड डे मील जो शुरू किया गया है 1995 से 95 से मिड डे मील की शुरुआत हुई। स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि जनहित याचिका क्या है ना। तो जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन में क्या, अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, बिल्कुल अधिकार में शामिल है। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है, पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। पत्र के माध्यम से भी, लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर करना चाहता है, जनहित याचिका को दायर करना चाहता है तो वो दायर कर सकता है। तो ये आपको क्या कहना है, कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील 1995 से शुरुआत हुई। भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप में हुई थी, बिल्कुल जनहित याचिका के फलस्वरूप। और जनहित याचिका का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 के ए में है। कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो पहले हम लोग इस प्रश्न की डिस्कस कर लेते, उसके बाद में हम लोग जनहित याचिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों ऑप्शन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, कथन 1 कथन 2, लेकिन कथन 3 सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है, तो हमने अभी बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जनहित याचिका जो है पत्र के माध्यम से भी, मेल के माध्यम से भी, किसी भी तरीके से दायर किए जा सकते हैं। तो ये कहता है कि नहीं की जा सकती, नहीं किए जा सकते हैं। तो कथन 3 गलत है, कथन 1 और 2 सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए, अब हम लोग बातें करते हैं मिड डे मील। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, 1995 में, और किसके तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिड डे मील की शुरुआत हुई। स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जो है जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई। हाँ बिल्कुल हुआ था। चलिए हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी लेते हैं। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं उसमें बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, कथन सत्य है। फिर है कहता है पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL, CAL नहीं, CL, ये याद रखिए, PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर, मतलब PUCL जो है जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, है ना। तो जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन दायर किया? तो PUCL एक संगठन है, एक लिबर्टी स्वतंत्र निकाय संस्था है। इन्होंने जनहित याचिका को शामिल किया, जनहित याचिका दायर की और बोला कि भोजन के अधिकार को भी शामिल किया जाए। तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय सस्वर मान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और यदि बंधुआ मजदूर, कौन? बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी, जैसे मान लेते हैं कि कोई डेली बेसिस मजदूर हैं, तो मजदूरों को अमानवीय व्यवहार से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जनहित याचिका जो है, हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट जो रोल निभाता है, इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर कर सकता है, स्वयं भी दायर कर सकता है, या किसी के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के भी द्वारा दायर किया जा सकता है। इसे लिया गया अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया और संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में वर्णन है ना। कौन? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। और भोजन के अधिकार को भी जनहित याचिका के माध्यम से मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये तो थे किनके आग्रह पर? तो 1980 के दशक में न्यायमूर्ति, मतलब न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति PN भगवती के सेशन में जो है, उन्हीं के देख रेख में जनहित याचिका को सबसे पहले भारत में दायर किया गया था। कब? 1980 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दीवानी कहने का मतलब क्या हुआ? तो दीवानी कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, दीवानी कहने का, दीवानी का अर्थ हम लोग जानते हैं पहले कि दीवानी का अर्थ होता क्या है। तो दीवानी कानून के संबंध में दीवानी कहने का मतलब कि जमीन, किराए या तलाक, ये सारे जो केस आते हैं दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो फौजदारी कानून के अंतर्गत जितने भी अपराध श्रेणी का केस है, जैसे चोरी, दहेज, प्रताड़ना, हत्या, ये सब फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। दीवानी कानून के अंतर्गत कौन आएंगे? तो जमीन आएंगे, या कोई किराए पर कोई व्यक्ति जमीन लिया या मकान लिया और उस पर कोई डिस्प्यूट है तो दीवानी मामले होंगे। जब आप दो शादी करिएगा, है ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपके दो वाइफ होंगे तो एक को तलाक तो देंगे ना, या नहीं भी देंगे वो तो आप पर निर्भर है। तो तलाक भी जो है जनहित दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसका संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। बिल्कुल, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। हाँ, करवाएगी, क्यों नहीं। जब कोई व्यक्ति को कोई पुरुष तलाक दे देता है तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय तत्काल कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करके जनहित याचिका के माध्यम से कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करके उसको तत्काल राहत दिलाने का प्रयास करती है। ये आपको कौन? तो हमारे छोटे छोटे न्यायालय भी, जैसे कहते हैं सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सारे कोर्ट में से कोई भी जो है तत्काल उसको राहत दिलाएंगे। ये है ऐसा कानून। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों से के उल्लंघन होने से है, जिसमें जमीन है, किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ऐसा होने पर न्यायालय
संभावित रूप से तुरंत आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करवाता है। दोनों तरीके से कराएगा, आर्थिक भी और मानसिक भी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, न्यायिक समीक्षा से शब्द से आशय है। न्यायिक समीक्षा, आज तक हम लोग सुनते थे कि न्यायिक समीक्षा क्या है। पहला कथन क्या है कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। न्यायिक समीक्षा है क्या कि संसद यदि कोई कानून पारित करता है, कोई कानून बनाता है, तो संवैधानिकता उसका जांच, संवैधानिकता जांच होगी। क्या ये सही बात है? चलिए दूसरा कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया। मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है? न्यायपालिका। नहीं, मौलिक अधिकार को क्या करता है? रक्षा करता है, लागू नहीं करता है। एक प्रकार की जनहित याचिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है? न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय कौन है? तो न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है किससे? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ये न्यायिक समीक्षा कहलाता है कि जब कोई कानून संसद बना लिया और उसकी जांच की जाती है तो उसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। चलिए और भी इसके बारे में यदि डिटेल से जानना चाहें तो कहता है संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। ये हम लोग जानते हैं कि संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि न्यायपालिका जो होता है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है कि संविधान की व्याख्या करेगा। लेकिन भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 13 के 2, कौन? अनुच्छेद 13 के 2, 32 व 226। अब तो 13 का 2 तो समाप्त ही है पूर्णतः, लेकिन 32 की बात कहें जिसे संविधान के हृदय आत्मा कहते हैं, इसके तहत 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में है। 5 रिट इसके तहत जारी किए जाते हैं, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, प्रोविशन, सर्ट्योररी, है ना। तो इस सारे जो है 5 जो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो 5 रिट जारी किए जाते हैं, इसके तहत न्यायिक समीक्षा भी की जाती है। और ये किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और जब उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा करता है। और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन? सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है। संसद द्वारा पारित कानून यानी संविधान के आधारभूत ढांचे, जिसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, का उल्लंघन करता है, तो संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता है। यही न्यायिक समीक्षा है। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य को आपको चयन करना है। 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। बिल्कुल, हमने अभी आपको बताया भी थे। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए किसी भी जनहित याचिका संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बिल्कुल दायर की जा सकती है। जब पर्यावरण प्रदूषित होंगे, जैसे सुभाष बनाम बिहार राज्य सरकार 1991 में जनहित याचिका दायर किया गया और कहा गया कि शुद्ध वायु और शुद्ध जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। तो उसी प्रकार से पर्यावरण को यदि कोई ठेस पहुंचाता है, प्रदूषित करता है, तो जनहित याचिका के माध्यम से केस दायर किया जा सकता है। ये सत्य है, बिल्कुल ये भी सत्य है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। यह याचिका केरल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। केरल नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं,
जनहित याचिका जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में से कहीं भी दायर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में ही केवल दायर किया जा सकता है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत ए के तहत PN भगवती लाए, बिल्कुल सत्य बात है। तो ए कौन सा कथन असत्य है? तो ए आपका ऑप्शन नंबर डी असत्य है। दोनों उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में से कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया जनहित याचिका को। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के रेगुलर आपको सीरीज मिलते रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हैं, प्रवीण स्टडी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको प्रतिदिन जो है करंट अफेयर्स के क्यूज कराए जा रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके भी शामिल होते हैं, जो आपको आने वाले NTPC ग्रुप D है ना, और बिहार दरोगा मेंस, BPSC सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके क्यूज का आनंद ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।